हाँ तो बच्चों हम लोग 15 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का मतलब दिल्ली पुलिस का जो मैथ के क्वेश्चन है उसको हम लोग आपको मतलब बताने वाले हैं। ठीक है ना। जो क्वेश्चन मतलब बच्चों को करने में दिक्कत आ रहे थे हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है ना। इस बार मैंने याद किया है। ठीक है ना। क्या 15 नवंबर सेकेंड शिफ्ट। ठीक है ना। पिछली बार गलती से पता नहीं क्या मई अप्रैल अप्रैल बोल दिया था। ठीक है। पर इस बार ध्यान रखिए 15 नवंबर सेकेंड शिफ्ट। ठीक है ना। 2023 का पेपर है। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक अर्धगोलाकार कटोरा स्टील से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। कटोरे के अंदर की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कटोरा बनाने में इस्तेमाल किए गए स्टील का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें पहले हम लोग एक कटोरा बनाते हैं जो अर्धगोलाकार का है। ये कटोरा हो गया और ऐसे कटोरा हो गया। ठीक है ना। ये ठीक है ना। ऐसे ये कटोरा हो गया। ठीक है ना। तो क्या क्या बोला है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। और फिर क्या बोला है कटोरे के अंदर की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और पूछा क्या है कटोरा बनाने में इस्तेमाल किए गए स्टील का आयतन। तो हम लोग क्या करेंगे पहले क्या है अर्धगोलाकार जो अर्धगोलाकार क्या क्या होता है उसका आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू यही होता है उसका आयतन। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जो ये पूरा आयतन है। ठीक है। जो ये पूरा कटोरा इसके आयतन में से ये जो बीच वाला खाली है जब इसका आयतन हम लोग निकाल देंगे तो जो ये वाला आयतन है तो इसका मान आ जाएगा ना। और यही वो चीज़ है जिससे कटोरा बना है। यही वो चीज़ है ना जिससे कटोरा बना है। ठीक है। हम लोग ये जो पूरा इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे देखिए ये जो पूरा वाला कटोरा है इसकी पूरी त्रिज्या क्या है। इसकी पूरी त्रिज्या है 5 आएगी। 3 2 5 यहाँ से यहाँ तक 5 आएगी। और जो छोटा वाला ये जो पूरा अर्धगोला है इसकी त्रिज्या 5 है। और जो ये छोटा अर्धगोला है इसकी त्रिज्या क्या है 3। तो क्या बड़ा वाला अर्धगोला का आयतन माइनस छोटा वाला अर्धगोला का आयतन करेंगे तो इसका हम लोग का आयतन आ जाएगा। और यही हम लोग को पता करना है कि ये जो मटेरियल है कितना है जिससे बना है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 2/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब ये बड़ा वाला ये अर्धगोला के लिए है माइनस 2/3 पाई छोटा वाला आर क्यूब। ठीक है ना। आप हम लोग मान रखेंगे 2/3 और यहाँ पर 22/7 यहाँ पर आर का मान क्या है आर का मान 5 है क्योंकि बड़ा वाला के लिए 3 2 5 तो 5 का क्यूब क्या होगा 125 हो जाएगा माइनस 2/3 गुणे 22/7 और ये छोटा वाला का क्या क्या है छोटा वाला अर्धगोला का क्या है आर का मान 3 है तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे ये 2/3 और 22/27 क्योंकि दोनों में समान है। 2/3 करेंगे 22/7 करेंगे और ये 125 माइनस 27 2/3 गुणे 22/7 इसको हम लोग घटाएंगे ये आएगा 98। इसको 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 14 में घटेगा। ठीक है ना। हम लोग इसका गुणा करते हैं क्या आएगा 44 गुणे 14/3। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 205.33। ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम आपको करना है। ठीक है ना। आपको केवल यहीं पर समझना है यहीं पर कि देखिए क्या बोला है एक अर्धगोलाकार कटोरा है तो कटोरा मान लिया ऐसे कटोरा होता है बीच में इसकी एक मोटाई होती है। मान लीजिए इसकी मोटाई है और इसकी मोटाई क्या दिया है 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर मोटाई हो गया। और इसके अंदर की त्रिज्या वाला है 3 सेंटीमीटर तो इसके अंदर की त्रिज्या यहाँ से अंदर 3 सेंटीमीटर हो गया बस। और क्या क्या पूछा है कटोरा बनाने में इस्तेमाल किए स्टील। तो क्या करेंगे जो पूरा जो बड़ा वाला अर्धगोला है इसमें से ये जो छोटा वाला अर्धगोला का हम लोग आयतन मतलब घटा देंगे तो जो ये है इसका मान आ जाएगा और इसी से बना है कटोरा। ठीक है ना। तो बड़ा वाला का त्रिज्या क्या है 5 और छोटा वाला का त्रिज्या क्या है 3। तो यही रख के हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको दिक्कत करेगा मान लीजिए समझ नहीं आता तो बताइएगा इसको हम लोग फिर से और अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है दिया है 10% प्रति वर्ष की दर से 1/2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की राशि पर छमासिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या बोला है क्या है ब्याज दर क्या है 10% और समय कितना है 2 से 1/3 मतलब 2 कम 2 1 3 3/2। ठीक है ना। ये क्या है
3/2 वर्ष, ठीक है। और ये पी का मान क्या है, 10,000, ठीक है। पर क्या यहाँ ध्यान देना क्या बोला है, छमासिक बोला है, ठीक है ना। तो छमासिक मतलब क्या है, 6 महीने पर, मतलब, ठीक है। तो ये 3/2 वर्ष, इसको हम लोग महीने में बदलते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, 3/2 18 महीने, 18 महीने की लग रहा है। और कितने महीनों पर लग रहा है, छमासिक, मतलब कि 6 6 महीनों, मतलब क्या 3 बार लगेगा, क्योंकि 6 मासिक है, तो 6 मासिक है और टोटल समय कितना है, 18 महीने। तो कितना बार लगेगा, 3 बार लगेगा, क्या 3 टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, पर ये 3 टाइम लगेगा। अब बोला क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या, पहले टोटल 3 बार का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। आपको फार्मूला पता ही होगा, या तो फार्मूला से निकाल लीजिए, ए बराबर P1 + R/100। और क्या 3 बार का है, 3 बार करे, क्योंकि 6 करके 3 बार होगा, तभी ना 18 महीने होगा। तो 3 बार, या तो ये कर लीजिए। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक करना है तो देखिए ये क्या, पर ये 6 मासिक पर ये जो ब्याज है ये क्या दिया है, ये वार प्रतिवर्ष ये सारी ने दिया है, पर हमको क्या 6 मासिक करके निकालना है। तो ये क्या, ब्याज का ये आधा हो जाएगा। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5%। ये लोग आइए आप समझ रहे हैं ना कि क्यों 5% हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष, यहाँ पर 1 साल का ब्याज दिया है, पर हमको 6 मासिक करके निकालना है। तो 6 मासिक करेंगे तो 6 मासिक साल का आधा होता है, 6 महीने साल का आधा होता है। तो यहाँ पर ब्याज का भी यहाँ पर जो आधा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5%, ठीक है ना। तो चाहे आप ऐसे लगा कर लीजिए, और चाहे आप ऐसे डायरेक्ट, क्या है ये पी का मान क्या है, 10,000, ठीक है। गुणे कितना, एक ये क्या है इसका, 100, ये 100% और 5% लग रहा है, तो 105%/100, गुणे क्या 3 बार लगेगा, 3 टाइम लग रहा है, 6 6 महीने करके, बटे 100, गुणे 105/100, ये कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से काट लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो 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 ए का मान आएगा, जो पूरा मिश्र धन आएगा वो आएगा, ठीक है ना। जो पूरा मिश्र धन है वो आएगा यहाँ से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मतलब मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को मल्टीप्लाई को, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको ये, या तो इस वाले फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको तो पता होगा, ए बराबर मिश्र धन होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यहाँ पर आप लोग इसी से लगाइएगा, ठीक है ना। ए बराबर पी का मान क्या दिया है, 10,000। ये वाला सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सेम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 प्लस आर का मान क्या है, 5%, 5% बटे 100, 3, 10 के नम 100 के नम 100, 105। तो ए बराबर क्या आएगा, 10,000 गुणे 105/100, सॉरी ये 100 नीचे 100 है, 3, सेम यही चीज़ आया ना। यही देखिए 3 बार आई, यही यहाँ पर भी 3 बार है, सेम यही चीज़ आया। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन है वो ज्ञात हो जाएगा। फिर मिश्र धन में से हम लोग ये घटा करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको ज्ञात करके दिखाता हूँ, थोड़ा कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 105 का 3 बार गुणा किया है, तो क्या आया यहाँ पर, देखिए क्या आया है, 11,57,625 बटे ये वाला 100 बचा है, तो 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाएंगे तो क्या आएगा, 11.57 2 स्थान तक दशमलव गया, 2 5 ये आ गया। ये ए का मान आ गया, किसका, ये ए का मान आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा राशि आएगी, उसका मिश्र धन आ गया। इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, हम लोग घटाएंगे ये 10 घटाएंगे, तो ब्याज क्या आएगा, 1576.25, इसमें से 10 घटाएंगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो ये आ गया, ये क्या, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज आ गया, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 1 साल का एक बार का कितना है, एक बार का 5% है, तो 3 बार का निकालना है, तो 3 बार का 15% हो जाएगा। साधारण ब्याज 3 बार का, एक बार का 5%, 3 बार का 15%। और पी क्या है, 10,000, तो 10,000 का 15% हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1,500। अब बोला क्या है, साधारण ब्याज का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज में अंतर कितना है, तो हम लोग घटा लेंगे, सिंपल 1576.25 और 1,500 में से घटाएंगे हम लोग, सिंपल क्या आएगा, 2 5 या 7 6 76.25, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ करना नहीं, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, ये आपको थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, केवल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। इसमें 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और 3 बार का साधारण ब्याज निकालना है, उनका अंतर आपको बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्या बोला है कि ये 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष मतलब क्या, 18 महीने। इसमें हम लोग 12 का, इसमें 12 हम लोग इसमें 12 महीने का गुणा करेंगे तो ये टोटल 18 महीने आएगा। अब बोला क्या है, 6 मासिक, तो 6 मासिक बोला है तो ये 18 महीने मतलब क्या, 3 बार लगेगा, 6 6 महीने करके 3 बार लगेगा, ठीक है ना। तो 3 साल हो जाएगा, या तो यहाँ पर 3 बार हो जाएगा, ऐसे करके ये भी हो जाएगा, तो समझ रहे हो ना।
अगर इसको समझ में आपको दिक्कत होती है तो और बताइएगा, मैं थोड़ा अच्छे से और 2-4 क्वेश्चन आपको चपेटी आज के मतलब बता दूंगा इस टाइप के, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको बता दूंगा अगर ये समझने में दिक्कत होती है तो, ठीक है ना। और ये एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी बच्चों ने गलत किया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा बच्चों ने जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत किया होगा, ठीक है ना। आपको सही से चेक करना है। पहले तो आपको टेबल, आप लोग टेबल अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। कम से कम 20 तक टेबल अच्छे से आप लोग याद करिएगा। फिर देखिए इसमें क्या बोला, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो किसी से ना कटे। तो हम लोग को पहले काटते हुए चेक करना है। ये तो सिंपल कट जाएगा, ये तो सिंपल कटेगा। ये 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ठीक है ना। फिर इसका भी हमको चेक करना है। मैं यहाँ पर टेबल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पता है आपको पता है क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको टेबल पढ़ पढ़ के चेक करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये था। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना था, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, आगे से आप लोग ध्यान देके इस टाइप क्वेश्चन करिएगा। इस टाइप क्वेश्चन मान लीजिए करते हैं तो आपका 1 नंबर जाता भी है, ऊपर से 0.25 नंबर आपके कटते भी हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा है, लेकिन मतलब बड़ा है मतलब, लेकिन आप लोग समझेंगे तो आपको आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन कार्य करने के बाद सभी कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि कार्य को 6 दिन में पूरा करना है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए। यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बताया बच्चे कहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे मैक्सिमम। जो बोला लास्ट में यहाँ पर 3 दिन कार्य करने के बाद सभी मतलब जो पुरुष हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि यदि कार्य को 6 दिन में पूरा करना है तो ये 3 दिन जो पुरुष किए हैं इसके अलावा 6 दिन और, मतलब क्या टोटल 9 दिन में पूरा करना है। 3 दिन में पुरुष किए हैं, बाकी 6 दिन और कार्य होगा। ये नहीं कि इसी में से 3 घटा देंगे तो बाकी 3 दिन और कार्य होगा, नहीं। ये 3 दिन पुरुष ने किया, बाकी 6 दिन महिलाएं कार्य करेंगी। तो कितनी महिलाएं बाकी कार्य कर लेंगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है, हम मानते हैं कि माना एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य P और महिला द्वारा किया गया कार्य M, ठीक है ना। तो 14 पुरुष कार्य कर रहे हैं, तो 14 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या है, 14 P। और यहाँ पर 20 महिला द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 20 M, ठीक है। तो क्या पुरुष 6 दिन कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 14 पुरुष एक दिन में 14 P कार्य कर रहे हैं, तो 14 पुरुष 6 दिन में कितना कार्य करेंगे, 14 छक्के 84 P कार्य करेंगे। और महिलाएं ऐसे ही, महिलाएं कितना 8 दिन कार्य कर रही हैं। तो जब 20 महिलाएं एक दिन में 20 M कार्य कर रही हैं तो 20 महिलाएं 8 दिन में कितना 20 अट्ठे 160 M कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब क्या बोला है कि वही सेम कार्य करते हैं। तो मतलब क्या, ये दोनों जितना पुरुष कार्य कर रहा है उतना ही महिला भी काम कर रही है। तो मतलब क्या, ये दोनों काम इनका बराबर है। जितना ये काम कर रहा है उतना ही ये भी काम कर रहे हैं। मतलब क्या, दोनों का काम बराबर है। तो यहाँ से हम लोग काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 एक 4, ये 4 से काटेंगे 40। तो P और जो M का अनुपात आ रहा है, क्या आ रहा है, 40/21। मतलब क्या, जो मतलब जो पुरुष, मतलब क्या जो पुरुष की क्षमता है कार्य करने की वो एक दिन में 40 है। यहाँ पर हमने क्या क्या माना था कि एक दिन में माना P कार्य करता है पुरुष, ये माना था ना। महिला का M माना था। तो P एक दिन में मानते हैं कि 40 कार्य कर रहा है और M एक दिन में 21 कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो टोटल कार्य क्या हम लोग निकालना होगा। तो टोटल कार्य करने के लिए चाहे आप P का मान इसमें रख दीजिए, चाहे आप M का मान इसमें रख दीजिए, वही सेम ही, दोनों का सेम ही आएगा। तो ये 40 इसको आसानी होगा, इसको हम लोग इसमें रखते हैं। तो 84 का हम लोग 40 में गुणा करेंगे तो 0 0, 4 तक 16 को 6 1 और 8 तक 32 एक 33, क्या आ रहा है 3360। टोटल कार्य क्या आ गया, टोटल कार्य आ गया 3360, ठीक है ना। अब देखिए टोटल कार्य ये है, ठीक है, इतना ही है। और फिर क्या बोला है, ये जो कार्य है इस कार्य को फिर बाद में 7 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर P कार्य, तो 7 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे 7P, ठीक है ना। 7P कितना दिन करेंगे 3 दिन तक। तो 7 एक 21, क्या कितना हो गया 21P। 21P का कार्य करेंगे और P का मान क्या है 40। तो 21 गुणे 40 क्या होगा 21 चौके 84, कितना 21 चौके 84 होगा ना, हाँ 84 होगा 840, ठीक है ना। 7 एक, हाँ ये कितना कार्य करेंगे 3 दिन में पुरुष, कितना 840 कार्य कर लिए। अब बचा कार्य कितना, जो बचा हुआ कार्य है वो उसको महिलाएं करेंगी, ठीक है ना। तो 840 0 2, इसमें 13 घटाएंगे कितना आएगा 13 5, यहाँ 2, 2520 कार्य आएगा, ठीक है। 2520 का जो बचा है इसको महिलाएं करेंगी, ठीक है ना।
तो ये जो कार्य इसको 6 दिन में करना है, महिलाओं 6 दिन में पूरा करना है, तो इसके लिए कितनी महिलाएं लगेंगी, यही पूछा है, ठीक है ना। तो महिलाएं मान लीजिए कितना का महिलाएं मान लीजिए एक महिला एक दिन में कितना कार्य कितना काम कर रही है, एम काम, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं माना महिलाओं की संख्या क्या है, एक्स, ठीक है ना। तो महिलाओं की संख्या एक्स है, तो एक्स महिलाएं एक दिन में कितना कार्य करेंगी, कितना एक्स एम, इतना कार्य करेंगी एक्स एम, और एम का मान क्या है 40, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 40 एक्स। तो ये एक दिन में महिलाओं द्वारा किया गया कार्य का कार्य हो गया, ये एक्स महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो गया। और कितना दिन करना है, 6 दिन, कितना दिन करना है 6 दिन तक। तो 4 6 24 कितना हो गया, इसका 6 में गुणा कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 240 एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा। कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ गड़बड़ी ये हो रही है कि जो एम का मान ये 40 नहीं 21 है, ठीक है ना। तो हम क्या मानते हैं, एक्स एम का मान क्या है 21। तो क्या हो जाएगा, एक दिन में महिलाओं द्वारा कार्य क्या हो जाएगा 21 एक्स, ठीक है ना। और कितने दिन तक महिलाएं कार्य कर रही हैं, 6 दिन तक करेंगी, ठीक है, 6 दिन तक करेंगी। तो 21 एक्स गुणे 6, 2 6 12 और 120 हो जाएगा। अब 6 126 एक्स, मतलब इसको 6 दिन में करना है, तो 121 एक्स। तो जो 6 दिन में किया गया कार्य है और इसको भी 6 दिन में करना है, तो 126 एक्स बराबर 200 इतना 2520। अब हम लोग एक्स मान निकालेंगे, एक्स का मान, तो 25 यहाँ भी 126, 126 दूनी कितना कितना होता है, 252। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20। महिलाओं की संख्या क्या आ गई 20। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब जिनको समझने में दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, दिक्कत हुई उनको मैं फिर से और अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से एक बार फिर से शुरू से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पी का मान क्या है, हमने माना है कि पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य पी, और महिला द्वारा किया गया एक दिन में कार्य क्या है एम। तो 14 पुरुष कार्य कर रहे हैं, तो 14 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 14 पी, और 20 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या है 20 एम। और पुरुष जो है वो कितने दिन कार्य कर रहे हैं 6 दिन तक। तो जब एक दिन में 14 पुरुष इतना कार्य कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना कार्य करेंगे 14 छक्के 84 पी। इसी तरीके से जब महिलाएं एक दिन में 20 एम कार्य कर रही हैं, तो 8 दिन में कितना कार्य करेंगी 160 एम, ठीक है ना। तो हम लोग जब पुरुष का कार्य और महिला कार्य इसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो काटेंगे हम लोग यहाँ पर 4 से 21 बार में ये 40 में कटेगा, तो पी और एम का क्या अनुपात आ गया 40/21। मतलब पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 40, और महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही है 21, ठीक है ना। तब यहाँ से हम लोग चाहे पी का मान आप रख लीजिए, चाहे एम का मान इसमें रख लीजिए, तो टोटल कार्य, क्योंकि टोटल कार्य यही है 84 एम, या तो टोटल कार्य मान लीजिए 160 84 पी, या तो टोटल कार्य मान लीजिए, या तो 160 एम टोटल कार्य मान लीजिए, क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है। इसका मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसका मान इसमें रखिए, टोटल कार्य आएगा। तो इसका मान इसमें रखना ईजी है, तो इसका मान इसमें हम लोग रखते हैं, तो टोटल कार्य क्या आता है 3360, ठीक है ना। ये टोटल कार्य आता है। अब हम निकाल लेते हैं। और फिर आगे क्या बोला है कि 7 पुरुष जो कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 7 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे 7 पी, ठीक है। और कितना कार्य फिर 3 दिन तक करते हैं, तो 3 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा 21 पी। तो हम लोग 21 पी का मान निकालते हैं, तो 21 गुणे पी का मान 40 है, ठीक है। तो रखेंगे तो 3 दिन में पुरुष कितना कार्य करते हैं 840 कार्य कर लेते हैं। और बचा हुआ कार्य क्या बोला है, यहाँ देखिए क्या बोला है, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए, तो शेष कार्य बाकी कितने कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। तो पहले हम लोग घटा लेंगे 840, बचा कितना 2520 कार्य बचा, ये कार्य महिलाएं करेंगी, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो क्या बोला महिलाओं की संख्या पूछा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 2520 कार्य करने के लिए हमको चाहिए क्या, एक्स महिलाओं की संख्या चाहिए। एक्स महिलाओं की संख्या हम लोग मानते चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स महिलाओं दोनों एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा एक्स एम, क्योंकि एक महिला एक दिन में एम कार्य करती है, तो एक्स महिला कितना करेगी एक दिन में एक्स एम। और फिर क्या बोला कि 6 दिन में पूरा करना है, तो एक्स एम का हाँ हम लोग क्या कितना पूरा, हाँ तो जो एक्स एम है, तो हम लोग यहाँ पर पहले एम का मान क्या रखेंगे 21 रख देंगे। तो एक दिन में क्या क्या 21 एम, पर इसको कितना दिन में इसको कितना 6 दिन करना है, तो 6 दिन में कितना करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो 21 एक्स का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 126 एक्स आ जाएगा। मतलब टोटल 126 एक्स कार्य करेंगी एक्स महिलाएँ। तो जो एक्स महिलाएँ यही ना, ये 2520 कार्य कर रही हैं, तो 126 एक्स बटे बराबर 2520, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर काट के हम लोग यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान आएगा 20, ठीक है ना। तो अगर बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं अगली बार अगर आपको समझ नहीं आया तो बताइए, मैं इसको पूरा अच्छी से पूरा लिख के पहले रखा रहूँगा, ठीक है ना।
तो तब हो सकता है और अच्छे समझ में आए। मैं इसलिए इसको ऐसे आपको लगा के बताया हूँ, ताकि मैंने जो कुछ बोला है, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा मतलब समझ में आए। क्योंकि जब एक साथ लिख देता हूँ ना, फिर ये जो जो काट पीट करता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगा। और बच्चों झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो बेझिझक पूछना है, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस पार, ठीक है ना। कमेंट में लिखना है इस बार दिल्ली पुलिस पार, ठीक है। और स्माइल करते रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता है तो बताना ज़रूर है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को बच्चों को करना चाहिए था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने नहीं किया, ये भी क्वेश्चन करने वाला, ठीक है। इसमें मुझे लगता है बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आदत हो जाएगी करने की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जरा सा भी डिमोटिव, कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं मान लीजिए, भले ही क्वेश्चन आसान है, ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। बस ये है कि उस क्वेश्चन को आप लोग करने का सीखना है, फिर जब अगला बार मौका दें तो उसको करना है, ठीक है ना। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट पॉजिटिव मोड में रहना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित लंबाइयों को ठीक मतलब मापने के लिए पैमाने की सबसे संभव लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। ये क्या बोला है देखिए, मतलब कितना बोला है, 1 मीटर। एक लंबाई है, 1 मीटर है। दूसरी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तीसरी क्या है, 3 मीटर। चौथी क्या है, 90 सेंटीमीटर। क्या क्या बोला है, समतल लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, मतलब क्या ये सारी सेंटीमीटर में है। जब सेंटीमीटर में पूछा है तो ये आंसर सारा आंसर सेंटीमीटर में होगा ना। तो मतलब क्या, तो मतलब इनको भी हम लोग सेंटीमीटर डालेंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है ही। ये 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। ये 90 मीटर। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम ये सारा माप सकते हैं। देखिए ये 30 मीटर है, मान लीजिए हम 30 मीटर का 30 सेंटीमीटर का टेप लेंगे तो उसको हम लोग 100 मीटर माप पाएंगे नहीं, मतलब नहीं माप पाएंगे, क्योंकि 30 या 90 ही होगा, तो 10 बच जाएगा। और पर ये 45 देखेंगे तो इससे भी 100 नहीं माप पाएंगे, 20 नहीं माप पाएंगे, ये 300 मीटर नहीं माप पाएंगे, ठीक है। 90 माप लेंगे पर 300 मीटर 100 नहीं माप पाएंगे। अब 50 वाले से 100 माप लेंगे, 300 मीटर माप लेंगे, 20 नहीं माप पाएंगे, 90 नहीं माप पाएंगे। तो ये क्या है, 10 से हम 100 भी माप लेंगे, 20 भी माप लेंगे, 300 भी माप लेंगे और 90 भी माप लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वही बोला है कि किस किस पैमाने से संभवतः मतलब ये सारा माप लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से हम लोग सारा माप लेंगे। 90 भी माप लेंगे, 10 9 90 9 बार होगा, ये 30 बार होगा, ये 2 बार होगा, ये 10 बार होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न ऐसे आपको करना था, ठीक है। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता आप बताइएगा, ठीक है ना। हमेशा मोटिवेट और पॉजिटिव मोड में रहना है, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस पार, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन है कि व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, ठीक है। कोई कोई व्यापारी ए है, जिसका नाम ए है, वो नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। और कोई व्यापारी बी है, वह व्यापारी ए के समान मूल्य पर वो समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापारी छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है, ठीक है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। ये बोला है कि मान जो व्यापारी ए है, ये 25% की एक छूट देता है, ठीक है ना। और जो व्यापारी बी है, वो जो 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 सामान दोनों के पास सेम ही सामान है, ये समान मूल्य पर अंकित, दोनों के पास सेम सामान है, ठीक है। तो व्यापारी ए उस पर 25% की छूट देता है और व्यापारी बी उस पर 2 छूट देता है। एक छूट देता है 20% की और एक छूट देता है 4% की, ठीक है ना। और दोनों के छूट के बीच का जो अंतर है, दोनों के छूट के बीच का जो अंतर है वो 360 है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो टोटल छूट होगा ये कितना होगा, ठीक है ना। तो जो ये क्या है, ये लगातार क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट मैंने आप लोग को बताया, जब मैं वो चैप्टर आपको ये वाला करा रहा था छूट वाला, तब मैंने ये बताया था। क्रमिक छूट का ये सूत्र होता है, क्या होता है, ए प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100। ये क्रमिक छूट का सूत्र होता है, ठीक है ना। अगर सूत्र आपको नहीं पता तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको सूत्र से मतलब बता देता हूँ, फिर बिना सूत्र के बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक मान 20 रख लेंगे, 20 + 4 + 20 × 4/100, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है ना। 20/100 इसको काटेंगे तो ये 0.8 बार में, ठीक है। तो ये इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24, सॉरी यहाँ पर माइनस है, वहाँ मैं माइनस है, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है।
माइनस है, तो 24 माइनस 0.8, तो हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ये 23.2, ठीक है ना। ये आ गया, मतलब कि इसका टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, बी का टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 23.2%, और ये कितना दे रहा था, 25%। तो दोनों के डिस्काउंट के बीच का अंतर क्या आ गया, इसको घटाएंगे इसमें से, तो क्या आएगा, 1.8% डिस्काउंट का अंतर आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अंतर क्या है, 360 रुपये का अंतर है, तो वो 1.8% बराबर कितना हो गया, 360 रुपये, क्योंकि जो अंतर परसेंट में होगा तो वही यहाँ रुपये का अंतर हो गया। वो मतलब यही बोला है कि जो इसके बीच के डिस्काउंट का अंतर है। सॉरी बच्चों, मेरे पापा का कॉल आ गया था, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखिए तो क्या पाई, क्या 1%, यहाँ पर क्या बोला है कि मतलब जो अंतर है, जो उनके डिस्काउंट के बीच का अंतर है वो 360 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्काउंट के बीच का अंतर क्या आ गया, 1.8%, ठीक है। तो 1.8% बराबर क्या हो जाएगा, 360, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य 100 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर ही होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट पर 25% दिया गया है, तो ये 100% का 25% होगा। तो हम लोग यहाँ पर 360, हमको 100 का मान निकालना है, तो 100 बराबर 1.8 गुणे 100, ठीक है, 360। इसको हम लोग बदलेंगे क्या, 18 में कर लेंगे, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 18 दूनी 36, तो क्या आ गया, 100 का मान क्या आ गया, 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग फार्मूलाज किए हैं। अगर आप लोग बिना, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है, तो ये क्या, ये क्रमागत अगर कहीं डिस्काउंट मिलता है, लगातार 2 डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपको फार्मूला नहीं पता है, तो पहले हम लोग 100 मान लेंगे, 100 पे पहले हम लोग 20% डिस्काउंट देंगे, तो आ जाएगा 80। हम लोग 80 पे 4% डिस्काउंट देंगे, तो 80 का 4% क्या 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 होगा, 20 चौके 80, 20 25 100, ठीक है ना। ये 0.8 बार में जाएगा, ठीक है, ये 0.8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुणे 0.8, 8 से 32 क्या, 3.2, ठीक है ना। तो 3.2 हम लोग घटाएंगे 80 में से, तो क्या आएगा, पहले 77 और फिर 76.8 आ जाएगा, ठीक है ना, 76.8 आएगा। तो 100 से कितना कम हुआ, 23.2 कम हुआ, 100 से कितना कम हुआ, 23.2, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 23.2% का, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। हम देखते हैं ये वाला प्रश्न, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि एक बैठक में, ठीक है, 350 स्काउट को दूध परोसा गया, ठीक है, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया है। यदि दानकर्ता ने 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा है, तो कितनी राशि खर्च हुई। देखिए यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हुआ होगा कि मतलब, देखिए यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हमको मतलब कि उसको जो यहाँ पर ये लीटर में दिया है, यहाँ पर क्या प्रति लीटर क्या दिया है, यहाँ जो 50 रुपये प्रति लीटर दिया, पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेंटीमीटर में, इसी से कन्फ्यूजन। देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, ये क्या होता है, क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक गिलास का हम लोग निकालते हैं, क्या, जो गिलास है, जिस गिलास में उनको दिया जाता है, उसका हम लोग पहले पूरा आयतन निकालेंगे। तो गिलास बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच से निकालेंगे 12/7, और आर का मान क्या है, क्या है 10, तो ये 100 हो जाएगा। और ये क्या है, एच क्या है 15, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए गिलास का क्या आ गया, आयतन, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए एक गिलास में इतना दूध आ रहा है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब दूध आ रहा है, ठीक है। हमको कितने बच्चों को पिलाना है, 350 को, ठीक है ना। तो 350 बच्चों को पिलाने में कितना सेंटीमीटर क्यूब दूध लगेगा, 350 हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, ये 7 से कट जाएगा 5, ठीक है, 5 ये क्या 50 हो गया। अब हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 का इसमें करें, 15 का 5 में करेंगे, तो 750, ये 2 जीरो ये गुणे 22, तो हम लोग 75 का 22 में गुणा करते हैं, ये 150, ये 150, 0561, क्या आ गया 1650, और ये 3 जीरो 1 2 3, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब।
और हमको क्या इसका रुपये नहीं, कितने राशि निकालनी है। तो क्या हो गया, 50 रुपये प्रति लीटर, मतलब क्या 50 रुपये लग रहे हैं किसके लिए, प्रति लीटर, मतलब क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए लग रहे हैं 50 रुपये। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए लग रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब के लिए लग रहे हैं 50 रुपये। तो पहले हम लोग इसमें से हम लोग 1000 सेंटीमीटर का इसमें से भाग करके हम लोग लीटर का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग 1000 सेंटीमीटर का भाग कर देते हैं, तो ये कट जाए, क्या आ गया 1650 लीटर आ गया, ठीक है। और एक लीटर का, और 1 लीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपये। तो 1650 का हम लोग 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आज समझ लीजिए वो आ जाएगा, टोटल दाम आ जाएगा। इसमें करेंगे 0, 5 5 25, 2 5 1 30, 2 32 को 2 3 5 5 5 3 8, यही आएगा ना। आप लोग आंसर देख लीजिएगा, मैं अभी आंसर मिला देता हूँ। ये 8 8, आप लोग का आंसर यही आया ना, हाँ यही आया होगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना, ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे। तो क्योंकि आपको यही ध्यान रखना कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है हम लोग निकाले हैं, क्योंकि सारा मान हम लोग सेंटीमीटर का रखे हैं ना, तो आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो उसको हम पहले लीटर में बदलने के लिए उसमें हम लोग 1000 का भाग देंगे, 1000 सेंटीमीटर का भाग देंगे, तो क्या आ गया 1650 लीटर। अब 1 लीटर का मान क्या है, 50 रुपये। तो 1650 लीटर का मान हम लोग 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना। जब मल्टीप्लाई तो चेक कीजिएगा, 4 शून्य 25, 0 0 5 25 को 5 2, 6 25 30, 30 32 के 2 लगा 3, 5 5 5 3 8, 0 0 5 8 8, हाँ यही आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर ये भी आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बताना है, ठीक है बच्चों। हम क्या बोलते हैं, अच्छे से मेहनत करना है और झूठ नहीं बोलना है जरा सा भी, क्योंकि कई बच्चे इतने कि इतना मान लीजिए ये तो आसान क्वेश्चन नहीं था, ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पर कई बच्चे थे जो आसान क्वेश्चन होता सोचते हैं क्या पूछें, सर सोचेंगे कि बच्ची कितनी गधई है, और मतलब कि ऐसे वैसे, मुझे पता है सोचते हैं, पर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना। क्योंकि टीचर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है और अच्छे से पढ़ना है। आपके लिए स्माइल, ठीक है, कौन सी स्माइल बनाऊँ, ऐसे, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है, ठीक है। पुलिसकर्मी और चोर की गति क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से चलना शुरू करता है तो कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। पता है अभी दोनों एक ही बिंदु पर है, ठीक है, दोनों एक ही बिंदु पर खड़े हैं। पहले चोर भाग लेता है, ठीक है, 6 मिनट, उसके बाद पुलिस उसके पीछे भागता है। सोचिए कितना, ये पुलिस कितना काम चोर है, तो उसको तुरंत पकड़ना चाहिए ना, पर 6 मिनट बाद पकड़ रहा है, चलिए पर कोई नहीं, बाद में पकड़ तो ले रहा है ना। देखिए तो जो पुलिस है वो 6 मिनट बाद पकड़ना शुरू करता है। तो मतलब क्या, पहले हम लोग निकालेंगे कि 6 मिनट में जो चोर कितना दूर भाग लेता है। तो हम लोग पर देखिए सारा ये घंटे में दिया है, किलोमीटर घंटे में, तो 6 मिनट को हम लोग पूरा घंटे में बदलेंगे। तो 6 मिनट को हम लोग 60 मिनट से भाग करेंगे, तो क्या आएगा, कट के क्या आएगा, 1/10 घंटा, ठीक है, 1/10 घंटा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग 1/10 घंटा में चोर कितनी दूरी भाग लेता है, ठीक है। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय टी। तो 4 का मान क्या है, 1/4, 4 का मान क्या है, सॉरी 4 का मान 7 है। चोर का 4 के साथ क्या है, 7 है, और समय कितना है, इतना समय में कितना भाग रहा है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.7 किलोमीटर चोर भाग ले रहा है, कितना, 6 मिनट में, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर ये पुलिस उसको पकड़ना शुरू करता है। तो जो चोर और पुलिस के बीच का, सुनिए, अगर मान लीजिए चोर अगर पुलिस की चाल भी साथ होती और चोर की भी चाल साथ होती, तो ये कभी इसको पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि ये 0.7 किलोमीटर आगे रहता, जितना ये भागता उतना ये भी भागता। तो मतलब लेकिन इसकी चाल क्या है, 8 है, मतलब क्या 1 किलोमीटर अधिक है। तो मतलब सुनिए, जो चाल जितना अधिक होता है वही चाल पकड़ने में मदद करता है, ठीक है, वही चाल उसको आगे लेके जाता है, ठीक है ना। तो कितना अधिक है, 1 किलोमीटर। पुलिस की चाल कितना है, इसी को बोलते हैं सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति बराबर, सापेक्ष गति या आपेक्ष गति जो भी बोलते हैं, 8 मैंने साथ किया है 1 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। और 1 किलोमीटर प्रति हावर से इसको कितनी दूरी तय करनी है, 7। क्योंकि सुनियो, जो बाकी की 7 किलोमीटर की जो इसकी चाल है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, वो जो इसका 7 किलोमीटर की चाल है वो उसका दूरी मतलब मेंटेन करने के लिए रहेगा। कि मतलब मान लीजिए मान लीजिए चोर, पुलिस यहाँ पर है और चोर यहाँ पर है, ठीक है। तो 7 मान लीजिए इसकी भी चाल है, 7 इसकी भी चाल है। तो जितना दूरी ये भागेगा, मान लीजिए चोर आ गया यहाँ पर,
तो ये पुलिस आएगा यहाँ पर, मतलब कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसकी 8 हो गई, तो जो जो एक बढ़ी है, वही जो ये बीच की दूरी है, इसकी बीच की दूरी ये जो 0.7 किलोमीटर हो गई है, इसी को कम करने के लिए कौन सी चाल आएगी? ये जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, ये यही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा, ये जो 1 मीटर प्रति हावर की चाल है, यही ये जो 0.7 किलोमीटर की दूरी है, यही कम करेगी। जो बाकी की 7 है, इसकी दूरी है, चाल है, जो बाकी की 7 किलोमीटर प्रति हावर की चाल है, वो तो जो इसकी चाल है उसको दूरी में मेंटेन करने के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि जो ये 0.7 किलोमीटर चाल है, उसको तय करने में लगा कितना, मतलब उसको तय करने में लगा समय, ठीक है ना। तो दूरी क्या है? 0.7, चाल का 1 किलोमीटर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी 0.7/1, तो टी का मान क्या आ गया? 0.7, ठीक है, 0.7 हावर, ठीक है ना, 0.7 हावर, ठीक है। तो क्या बोला है कि वो कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा? तो मतलब पुलिस जितना दूर दौड़ेगा उतना दूर जाके पकड़ लेगा। तो पुलिस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 0.7 दौड़ेगा, तो जितना दूर दौड़ेगा उतना पकड़ लेगा। तो दूरी बराबर ये चाल गुणे समय से, चाल क्या है उसकी 8 किलोमीटर, और समय क्या है 0.7 हावर, 0.7 हावर में उसको पकड़ लेगा। तो क्या आ जाएगा? 0.526 किलोमीटर दूरी दौड़ करके उसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यही प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दोबारा बताना है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार बताना होगा मैं बताऊँगा, ठीक है ना, और अच्छे से लिख के बताऊँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और स्माइल करते रहिए, ठीक है ना। स्माइल करना नहीं भूलना है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।